ओके, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़े थे डेलीगेट्स और इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर्स इन सी शार्प। तो इस सेशन के अंदर मैं पहले बता दूं कि हम स्ट्रक्चर्स जो सी शार्प के अंदर इंक्लूडेड है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं या इसके पीछे कौन सा आपके पास एक जो है वह है। तो स्ट्रक्चर्स एक्चुअली आपके पास आपने सुना होगा कि सी प्रोग्रामिंग जो है या आपकी इससे पहले जो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी वो स्ट्रक्चर बेस्ड थी, सही है, जिसे आप प्रोसीजरल लैंग्वेजेस या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते थे। अब इसका एक्चुअल मकसद ये है कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग ये काम करती है कि वो आपके स्ट्रक्चर्स यूज करती थी। क्या यूज करती थी? स्ट्रक्चर्स। बट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंस्टीड ऑफ स्ट्रक्चर्स इन लोगों ने क्लासेस यूज किए हैं, जैसे जावा के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर या आप समझ लो कि सी प्लस प्लस तो हाँ उसके अंदर भी है। तो आपके पास यहाँ पे जावा हो, सी शार्प हो, पाइथन हो, इनके अंदर आपके पास स्ट्रक्चर्स की जगह पे क्या यूज किया गया? क्लासेस। अब इसकी वजह क्या है कि क्यों यूज किया गया? क्योंकि आपके स्ट्रक्चर्स लिमिटेड थे, उनके अंदर कुछ फील्ड्स, कुछ डेटा हम डिफाइन कर सकते थे, सारा डेटा डिफाइन नहीं करते थे, सही है। तो आपके पास क्लास इज ए यूजर डिफाइंड टाइप। तो अगर आप स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं तो क्लास क्या होता है? जैसे मैंने कहा है कि भाई क्लास एक यूजर डिफाइंड टाइप है, इंटर जो है आपके पास इंटरफेस जो है वो भी क्या है? यूजर डिफाइंड टाइप है। एज इट इज स्ट्रक्चर भी एक क्या है? अ यूजर डिफाइंड टाइप है, यानी कि वी हैव टू डिफाइन दिस टाइप। क्लियर? उसके बाद स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज कैन कंटेन ओनली फील्ड्स इन इट। जो स्ट्रक्चर हम सी लैंग्वेज के अंदर बनाते थे उसके अंदर सिर्फ क्या होती थी? फील्ड्स होती थी, यानी कि कुछ वेरिएबल होते थे। आ रहा समझ? वेयर इज स्ट्रक्चर्स इन सी शार्प कैन कंटेन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स। लेकिन सी शार्प के अंदर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फील्ड बनाएंगे, नहीं। इन स्ट्रक्चर्स हम क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं? पहले ये सुन लें कि व्हाट अ क्लास कैन कंटेन लाइक। क्लास के अंदर क्या क्या होता है? फील्ड्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स, प्रॉपर्टीज, इंडेक्सर्स, ऑपरेटर्स, मेथड, etc। ये सारी चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं ना क्लास के अंदर। एज इट इज एवरीथिंग वी कैन डिफाइन इन स्ट्रक्चर। आ रहा है समझ? सी प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ फील्ड्स या वेरिएबल डिफाइन होते थे, उससे अलावा कुछ भी डिफाइन नहीं होता था। लेकिन इन सी शार्प जो भी क्लास के अंदर हम मेंबर डिफाइन करते हैं वो सारे मेंबर हम किसके अंदर? स्ट्रक्चर के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि जब हम सारी चीजें क्लास के अंदर कर सकते हैं तो स्ट्रक्चर्स की क्या नीड है? आ रहा है समझ? तो मैं आपको इसमें कुछ डिफरेंस भी बताता हूं, लेकिन इससे पहले हम कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं और कैसे क्लास बनाते हैं, उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, उसको कॉल कैसे करते हैं, ये सारी चीजें देख लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे आ जाए इसका सिंटैक्स देख लें कि हम किसी भी क्लास या आप समझ लो कि स्ट्रक्चर का अगर आप सिंटैक्स मैच करो तो हम यहां पे क्या देते हैं? मेंबर्स या मॉडिफायर्स देते हैं। क्या देते हैं? यहां पे देते हैं मॉडिफायर। क्या देते हैं? मॉडिफायर देते हैं कि पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, हम कौन सा क्लास बनाने वाले हैं। उसके अलावा फिर आता है कीवर्ड, जिसे आप स्ट्रक्ट कहते हो। स्ट्रक्चर के लिए कीवर्ड कौन सा यूज करते हैं? स्ट्रक्ट। उसके बाद इसी स्ट्रक्चर का नाम आएगा, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट एंड, और बीच में हम जितने भी मेंबर हो उनको डिफाइन कर सकते हैं। एज इट इज जैसे हम किसी क्लास के अंदर किसी भी क्लास का एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन करते हैं, उसका कीवर्ड डिफाइन करते हैं, और उसके बाद क्या डिफाइन करते हैं? उसके अंदर मेथड्स, वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर, जो भी आप डिफाइन करें, मेंबर्स कह लो या ये सारी चीजें कह लो, एक ही बात है। आ रहा है समझ? अब आपके पास अगर मैं इसको प्रैक्टिकली बनाऊं तो विजुअल स्टूडियो में, अच्छा यहां पे आपको कहीं पे भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं राइट क्लिक करके प्रोजेक्ट पे एड न्यू आइटम पे क्लिक कर दूंगा। क्या पे? एड न्यू आइटम। तो जैसे आप जाके एड न्यू आइटम पे क्लिक करते हैं तो यहां पे आपको कुछ टेम्पलेट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? टेम्पलेट, यानी कि क्लास का टेम्पलेट मिलेगा, इंटरफेस का मिलेगा, विंडोज फॉर्म का मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी।
लेकिन आपको बता दूं कि कहीं पे भी स्ट्रक्चर का कोई टेम्पलेट नहीं है यहां पे विजुअल स्टूडियो के अंदर। अब अगर टेम्पलेट नहीं है तो कैसे बनाएंगे हम? आ रहा है समझ? तो हम क्या करते हैं, हम नीचे आते हैं, एक होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं कोड फाइल। क्या कहते हैं? कोड फाइल। भाई देखें, अगर आप सी शार्प की कोडिंग क्लास का टेम्पलेट यानी कि जो विजुअल स्टूडियो दे रहा है वो टेम्पलेट चूज करके क्लिक करते हैं तो आपको क्या करता है, वो नेम स्पेस, प्रोजेक्ट नेम, है ना, सारी चीजें इंक्लूड करके दे देता है। लेकिन अगर आप कोड फाइल के अंदर वही सी शार्प की कोडिंग करें तो आप वो भी कर सकते हैं। कोड फाइल ऐसे है कि भाई आप नोटपैड पे जैसे कोडिंग करते हैं ना, सिंपल सारी चीजें खुद से लिखनी पड़ती हैं। लेकिन टेम्पलेट में क्या होता है, बेसिक चीजें हमें प्रोवाइड हो जाती है कि उस पैकेज का नाम, नेम स्पेस का नाम और उसके अलावा हमारे पास क्लास का नाम और ब्रैकेट्स वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन कोड फाइल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, वही क्लास बना सकते हैं, उसकी एक्सटेंशन होगी .css, .cs, क्या होगी? .cs। लेकिन इस कोड फाइल को हम यहां पे आके स्ट्रक्चर या माय स्ट्रक्चर का नाम दे सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूं स्ट्रक्चर डेमो। क्या नाम रखा मैंने अपने स्ट्रक्चर का? स्ट्रक्चर डेमो। उसके बाद मैं यहां से आके ऐड कर लेता हूं। अब आपके पास देखें बिल्कुल क्या है, एम्प्टी फाइल है। क्या है? एम्प्टी फाइल है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आके मुझे पहले बताना पड़ेगा कि मैं नेम स्पेस, यहां पे ऐसा समझ लो कि नेम स्पेस कौन सी यूज कर रहा हूं, यूजिंग डॉट सिस्टम, ये हमें चाहिए एज अ पैकेज। उसके बाद हमारे पास नेम स्पेस कौन सी है, तो नेम स्पेस ऑलवेज आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या होता है, वही आपके नेम स्पेस का नाम होता है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? स्ट्रक्चर डेमो। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? स्ट्रक्चर्स डेमो ना, तो वही आपके नेम स्पेस का नाम होगा। समझ में आया? और वी हैव टू डिफाइन लाइक दैट। उसके बाद आप जो भी डिफाइन करें आपकी मर्जी है, स्ट्रक्चर डिफाइन करें, क्लास डिफाइन करें, आपकी मर्जी है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम कोई भी यूजर डिफाइंड टाइप कहां पे डिफाइन करते हैं? नेम स्पेस के अंदर। आ रहा है समझ? सो वी हैव टू डिफाइन कि अगर फॉर एग्जांपल में पब्लिक स्ट्रक्चर, यहां पे सर डायरेक्ट लिख दो स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट डेमो। स्ट्रक्चर का नाम क्या रखा है मैंने? डेमो रखा है। इवन हम इसके अंदर मेन मेथड बना सकते हैं, जैसे आपने किसी क्लास के अंदर बनाना होता है। किसी क्लास के अंदर भी क्या बनाते हैं हम? मेन मेथड बनाते हैं ना, ऐसे स्टैटिक वॉइड मेन समथिंग। मैं इसी को कॉपी कर देता हूं, यहां बैक पेस्ट कर दें 2 मिनट में, सही है, और इसको कवर करते हैं। क्लियर है? तो एक्चुअली आपके पास मेन मेथड भी ऐसे ही बनता है। अच्छा, मेन मेथड जैसे आप क्लास के अंदर बनाते हो वैसे स्ट्रक्चर के अंदर बनाते हैं। क्लियर? तो बस इतना समझ में आना चाहिए कि हम किसी भी इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रक्चर और क्लासेस को यूज करते हैं। आ रहा समझ? किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? क्लासेस या स्ट्रक्चर्स। क्योंकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की सारी चीजें किस पे डिफाइन करते हैं? या तो क्लासेस में या तो स्ट्रक्चर्स में, अगर आप सी शार्प में काम कर रहे हैं तो। क्योंकि क्लास एक टेम्पलेट होता है, ब्लूप्रिंट होता है, जिसके अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हो, सही है। फिर उसी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट देते हो आप एज जो वेरिएबल होता है, और जो फंक्शनलिटी देते हो वो एज ए मेथड होती है। आ रहा है समझ? अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, यहां पे आके इसी स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या कर दो, वो सारी चीजें डिफाइन कर दो। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे इसको रिमूव ही कर देते हैं। आपने जो पहले बनाया ना क्लास, उसी को हम क्या बना देते हैं? एक सिंपल स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखें, ये क्लास होती है ना, क्लास प्रोग्राम समथिंग ऐसे। तो आप डायरेक्ट क्या करो, यहां पे आके इस क्लास की जगह पे क्या लिख दो? स्ट्रक्ट लिख दो, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। आ रहा समझ? ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसको क्लास ही रहने देते हैं। पहले मैं क्लास के अंदर एक मेथड बना देता हूं, पब्लिक वॉइड शो, और शो मेथड के अंदर हम एक सिंपल सी स्टेटमेंट दे देते हैं कि शो मेथड। सही हो गया? और इसको अगर हमें कॉल करना पड़ता है तो क्या बनाना पड़ता है? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे,
यहां पे आके प्रोग्राम obj इज इक्वल टू न्यू प्रोग्राम, राइट? हम ऐसे बनाते हैं ना ऑब्जेक्ट, और उसके बाद उसी के ऑब्जेक्ट से हम क्या कॉल करते हैं, उस मेथड को कॉल कर देते हैं। मेथड का नाम क्या है, शो। अब इसको रन कर दें F5 के थ्रू और आपको जो भी आउटपुट होगा। अच्छा, यहां पे हमने console.readline नहीं दिया तो ये होल्ड स्क्रीन नहीं करेगा। वी हैव टू गो एंड राइट console.readline। सही हो गया, एग्जीक्यूट कर दें इसको। तो आपके पास क्या आ रहा है, शो मेथड है। अब ये था किसी भी क्लास के अंदर एक मेथड बनाओ और उसको ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर लो। आ रहा समझ? नाउ अगर वही काम हम स्ट्रक्चर से करें तो कुछ भी मत करें, सिंपल यहां पे क्लास कीवर्ड की जगह पे क्या लगा दे, स्ट्रक्ट। बाकी एज इट इज वही रहेगा। क्वाइट सिमिलर है, बहुत बहुत सिमिलर है इसके साथ। सही है, देखें, देख लें, कोई डिफरेंस आया? तो जो मेंबर हम क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं वही मेंबर हम स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है वैसे ही स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनता है। अब डिफरेंस क्या है, अगर ये सारी चीजें हैं तो डिफरेंस क्या है, आ रहा है समझ? तो अब इसके डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। तो डिफरेंसेस के अंदर अगर हम बात करें डिफरेंसेस इन क्लास एंड स्ट्रक्चर, तो क्या हो सकते हैं, देख लें। फर्स्ट, क्लास इज अ रेफरेंस टाइप वेयर एज स्ट्रक्चर इज अ वैल्यू टाइप। क्लास क्या है, रेफरेंस टाइप है, और आपके पास स्ट्रक्चर क्या है, एक वैल्यू टाइप है। आ रहा है समझ? स्ट्रक्चर एक वैल्यू टाइप और क्लास क्या है, एक रेफरेंस टाइप है। चले भाई, अब कैसे पता चले कि कौन सी चीज रेफरेंस टाइप है, कौन सी आपके पास वैल्यू टाइप है, कौन से आपके वैल्यू टाइप होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बना देता हूं, इंटीजर बनाते, इंटीजर आपके पास क्या है, ये रेफरेंस टाइप है, वैल्यू टाइप है। देखो क्या नजर आ रहा है हिंटिंग में, स्ट्रक्चर सिस्टम डॉट इंट 32, कि ये स्ट्रक्चर है। वैल्यू टाइप सारे स्ट्रक्चर होते हैं, वैल्यू टाइप सारे क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। आ रहा है समझ? सारे क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। अगर मैं इस पे राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन में जाता हूं तो देखिएगा यहां पे इंटीजर क्या है, स्ट्रक्चर है। क्या है, इंटीजर स्ट्रक्चर है। अगर हम वही बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे आता हूं और यहां पे मैं स्ट्रिंग लिख देता हूं, क्या लिख देते हैं, स्ट्रिंग str, आपने इसको वैल्यू दी ना दी कोई इश्यू नहीं है। मैं राइट क्लिक करके, अच्छा ये देखें, इसके ऊपर हॉवर करें तो क्या बता रहा है, क्लास सिस्टम डॉट स्ट्रिंग, कि सिस्टम नेम स्पेस से ये क्लास है और इस क्लास का नाम है स्ट्रिंग। अगर आप राइट क्लिक करके F12 लगा के इसकी गो टू डेफिनेशन में जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें बता देगा। क्या बता रहा है कि सीलेड क्लास है। सीलेड क्लास पढ़ी थी ना हमने, जो इनहेरिट नहीं होती। आ रहा है समझ? तो आपके पास ये क्या है, स्ट्रिंग एक सीलेड क्लास है जो आपके पास एज अ रेफरेंस टाइप यूज हो रही है, क्योंकि क्लासेस रेफरेंस टाइप होते हैं। और आपके पास, हमारे पास क्लास एक रेफरेंस टाइप है और स्ट्रक्चर क्या है, एक वैल्यू टाइप है। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो डिफरेंस है वो कि मेमोरी एलोकेशन इनकी अलग है, कि आपके पास मेमोरी एलोकेशंस ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ क्लास, यानी कि हम क्लास के थ्रू भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और स्ट्रक्चर का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो क्लासेस के जितने भी इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट बनते हैं उनकी मेमोरी एलोकेशन कहां पे होती है, हीप के अंदर, और यहां पे आपके पास होती है स्टैक के अंदर। कहां पे, स्टैक के अंदर। यानी कि जितने भी आपके पास क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनते हैं वो कहां पे सेव होते हैं, हीप मेमोरी के अंदर, और जितने भी स्ट्रक्चर्स के आपके पास ऑब्जेक्ट बनते हैं वो कहां पे सेव होते हैं, स्टैक मेमोरी के अंदर। समझ में आया? उसके बाद हमारे पास वी यूज क्लासेस फॉर रिप्रेजेंटिंग एन एंटिटी विथ लार्जर वॉल्यूम ऑफ डेटा। क्लासेस के अंदर हम बहुत बड़ा डेटा डिफाइन करते हैं, जबकि स्ट्रक्चर्स के अंदर हम
एक लिमिटेड और स्मॉलर वॉल्यूम्स ऑफ डेटा को डिफाइन करते हैं कि हम फॉर एग्जांपल एक लिमिटेड एवरेज एक हमारे पास दी होती है कि हम इतने वेरिएबल, इतने कंस्ट्रक्टर, इतने मेथड बना सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। समझ में आ रहा है? लेकिन क्लासेस के अंदर हम लार्जर वॉल्यूम्स ऑफ डेटा डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब ऑल प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स अंडर द लाइब्रेरीज ऑफ अ लैंग्वेज व्हिच कम्स अंडर रेफरेंस टाइप कैटेगरी, कि जितने भी प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स अंडर लाइब्रेरीज ऑफ अ लैंग्वेज है वो क्या है? जो रेफरेंस टाइप है। आ रहा है समझ? यानी कि जितने भी डेटा टाइप जो रेफरेंस टाइप है, आप कह रहे थे ना वेरिएबल, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास वेरिएबल जो बनते हैं, ऑब्जेक्ट का भी वेरिएबल बन सकता है, स्ट्रिंग का भी वेरिएबल बन सकता है, बनता है ना? तो हमारे पास जो प्री डिफाइंड कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ होती है यूजर डिफाइंड, कुछ होती है प्री डिफाइंड। यूजर डिफाइंड वो जो हम डिफाइन करें, यानी कि क्लास का नाम, स्ट्रक्चर का नाम हम डिफाइन करते हैं। कुछ क्लासेस, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो ऑलरेडी लैंग्वेज बना के देती है। आ रहा है समझ? जो लैंग्वेज बना के दे रही है उनकी बात कर रहे हैं। आ रहा है समझ? अब देखें, कुछ वेरिएबल आप ऐसा समझ लो कि कुछ आपके पास ऐसी टाइप होती है जो हम डिफाइन करते हैं। क्लास होते हैं ना, क्लास आपने रख दिया नाम डेमो, स्ट्रक्चर नाम रख दिया टेस्ट। ये क्लासेस कौन डिफाइन कर रहा है? हम कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि कुछ लैंग्वेज बना के क्लासेस देती है, जैसे स्ट्रिंग क्लास है, आपने थोड़ी ना बनाया, वो लैंग्वेज बना के दे रही है। सही है? वैसे ही हमारे पास कुछ और है, ऑब्जेक्ट क्लास है। ऑब्जेक्ट क्लास ऑलरेडी बिल्ट इन है, कौन दे रहा है? लैंग्वेज दे रही है, हमने थोड़ी ना बनाया वो। उसके बैकएंड पे कुछ ना कुछ फंक्शनलिटी है, और उस नाम से आप अपना क्लास नहीं बना सकते क्योंकि ऑलरेडी उस लैंग्वेज में है। क्लियर है? सो वे कह रहा है कि प्री डिफाइंड, यानी कि ऑलरेडी जो लैंग्वेज से बनी बनाई चीजें मिल रही है, प्री डिफाइंड है, वो आपकी जैसे कुछ रेफरेंस टाइप की बताना चाह रहा है, और वो रेफरेंस टाइप की कौन सी है? स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? क्लासेस है। मैंने अभी आपको दिखाया कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे आता हूं, आपने लिखा स्ट्रिंग, और इसके ऊपर राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन में आप जाते हो, तो गो टू डेफिनेशन में जाएंगे तो स्ट्रिंग क्या है? क्लास है। आ रहा है समझ? तो ये क्योंकि आपने खुद नहीं बनाया, ये किसने बना के दिया है? लैंग्वेज ने। और ये कौन सी नेम स्पेस के अंदर है? सिस्टम नेम स्पेस के अंदर है। क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्ट डेटा टाइप की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट भी एक्चुअली है क्या? क्लास है। देखें कर रहा है, सपोज ऑल क्लासेस इन .NET फ्रेमवर्क, जितने भी क्लासेस हैं इन सब का पेरेंट क्लास कौन सा है? ऑब्जेक्ट है। इसीलिए कह रहे हैं ना कि इट सपोर्ट्स ऑल क्लासेस इन द .NET, ओवरऑल .NET फ्रेमवर्क के अंदर जितने भी क्लासेस हैं उनका पेरेंट क्लास ये है। आ रहा है समझ? और इवन इसकी सारी डेफिनेशन दी हुई है। आप किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी डेटा टाइप, किसी भी आपके वैल्यू टाइप को जाके वहां पे आप सर्च कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें दी हुई है। उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि कुछ प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स दिए हुए हैं, और वो क्या है? कौन सी कैटेगरी के अंदर है? वैल्यू टाइप के अंदर। वो क्या था? रेफरेंस टाइप के अंदर था, है ना? रेफरेंस टाइप और वैल्यू टाइप। रेफरेंस टाइप यानी कि आप रेफरेंस देते हो किसी चीज का। वैल्यू टाइप है आप यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू देते हैं। क्या देते हैं? वैल्यू देते हैं। ओके। उसके बाद हमारे पास देखें क्या है, आपके ऑल प्री डिफाइंड जो क्या है? वैल्यू टाइप है। उसकी कैटेगरी के अंदर जैसे इंटीजर 32 बिट है, फ्लोट, सिंगल, बुलियन, बूल, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं। ये क्या है? स्ट्रक्चर्स हैं। आप किसी को भी देख लें, यहां पे आके फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आता हूं, फ्लोट, आपने फ्लोट बनाया, यहां पे राइट क्लिक करके इसकी गो टू डेफिनेशन में जाएं, और गो टू डेफिनेशन में आप जैसे ही जाते हो यहां पे देखिए क्या बता रहा है कि स्ट्रक्चर टाइप है। और फ्लोट के अंदर 4 बाइट की मेमोरी होती है, और सिंगल के अंदर, फ्लोट सिंगल जो है ना उसके अंदर 8 बाइट की मेमोरी होती है। कितनी? 8 बाइट की मेमोरी। क्लियर है? और इसकी देखिए ये सारी चीजें यहां पे दी हुई हैं, सारी डेफिनेशन, सारी चीजें जो भी इसके अंदर डिफाइंड है ना, ओवरऑल यहां पे आपको मिल जाएंगी चीजें। ये कहां से ओवरराइट कर रहा है, कैसे इसकी टाइप कोड होती है, सारी चीजें। सही है?
अगर किसी भी चीज को पढ़ना है तो ये आपका बेहतर तरीका है कि उसकी गो टू डेफिनेशन में जाएं और वहां पे जाके उसकी इंप्लीमेंटेशन, उसकी सारे अंदर, उसके अंदर कौन कौन से मेंबर है, क्या क्या करता है, वो सारी चीजें पढ़ सकते हैं आप। सही हो गया। वैसे हमारे पास N32 है जो मैं पहले बता चुका हूं, और ये सारी चीजें जो वैल्यू टाइप की हैं। क्लियर। उसके बाद आपके पास फोर्थ है कि इन केस ऑफ क्लास न्यू इज मैंडेटरी, यानी कि जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो न्यू कीवर्ड जरूरी है। विदाउट न्यू कीवर्ड के आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। बट इन स्ट्रक्चर इट इज ऑप्शनल, आप न्यू कीवर्ड दें या ना दें। अब कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है। अब मैं यहां पे आता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, उसके अंदर चले पहले इसको क्लास के थ्रू कॉल करते हैं। क्लास है, क्लास को आपको जब भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो न्यू कीवर्ड देना जरूरी है। आ रहा है समझ? यानी कि उसका कंस्ट्रक्टर बनाना जरूरी है। मैं इसको कॉल करता हूं तो देखें कॉल हो रहा है, लेकिन अगर मैं न्यू कीवर्ड नहीं देता तो आपको ये क्या देगा? एरर देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको कट करके यहां से एग्जीक्यूट कर देता हूं तो अब क्या देगा? आपको एरर देगा कि आप किसी भी क्लास का विदाउट न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। लेकिन अगर मैं इस क्लास के कीवर्ड को हटा के, यानी कि मैं इसको स्ट्रक्चर बनाता हूं, क्या बनाता हूं? तो स्ट्रक्चर के अंदर आपको न्यू कीवर्ड ऑप्शनल है, आप दें ना दें आपका वैसे भी मेथड बन जाएगा, कॉल हो जाएगा। हो रहा है? विदाउट न्यू कीवर्ड के आपका मेथड कॉल हो रहा है। सही है। और आप देते भी हैं न्यू कीवर्ड तो आपको कोई जरूरत नहीं है, या आप दें तो आपकी मर्जी है, नहीं भी दें तो आपकी मर्जी है। क्लियर है? वैसे भी आपकी चीजें कॉल, कौन सा? ये आपका ऑब्जेक्ट ही बन रहा है, बैकएंड पे इंस्टेंस बन रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर है। क्लियर है? ओके। उसके बाद यहां पे आपके पास, अच्छा, फिफ्थ पॉइंट पढ़े। Fields of a class can be initiated at the time of declaration where it is not possible with the fields in structure. कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी स्ट्रक्चर के अंदर, ये स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर एक वेरिएबल बना देता हूं int a, और उसको मैं यहां पे आगे कॉल कर देता हूं। क्या कर देता हूं? प्लस a, तो कॉल हो जाएगा। लेकिन आप अगर इसको कॉल करते हैं, अगर इसको कॉल करते हैं और इसको न्यू कीवर्ड दे दें, वाले अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया है और उसको हम न्यू कीवर्ड के थ्रू कॉल कर रहे हैं। सही है। चले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो क्या हो रहा है? आपने उसकी इनिशियलाइजेशन नहीं दी, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू इंटीजर की क्या आती है? 0 आती है। और ये डिफॉल्ट वैल्यू देने वाला कौन होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देता है। कौन देता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आपने अभी ये कंस्ट्रक्टर दिया ना, ये वाला, इस कंस्ट्रक्टर ने उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। किसकी? उस वेरिएबल ए की। आ रहा है समझ? अगर आप इस न्यू कीवर्ड के साथ ये कंस्ट्रक्टर ना दें और आप इसको अभी कॉल करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ये देगा एरर। आ रहा है समझ? तो विदाउट कंस्ट्रक्टर के कौन करेगा? इसकी ऐसा नहीं है कि ऑटो इंप्लीमेंट जो है आप इम्प्लिसिटली जो है आप इसको कर ले, नहीं, इसको एक्सप्लिसिटली इसका कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है। जबकि क्लासेस के अंदर पता है क्या होता है? आप अगर कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो ठीक है, लेकिन बैकएंड पे कंस्ट्रक्टर बन जाता है, होता है ना एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो एग्जीक्यूट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको क्लास बना देता हूं, फॉर एग्जाम्पल आप इसको क्लास बनाए और मैं इसको भी एज इट इज न्यू प्रोग्राम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखें अब जैसे स्ट्रक्चर उसको इनिशियलाइज कर रहा था 0 से, वैसे ही क्लास कर रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे आके इसकी वैल्यू दे देता हूं 10, ये क्लास है, इसके अंदर मैंने किसी वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है व्हेन आई एम गोइंग टू डिक्लेयर इट। जब मैंने उसको डिक्लेयर किया वहीं पे मैंने इनिशियलाइज कर दिया है।
सही है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट भी करता हूं तो आपको ये आउटपुट क्या दिखाएगा, आपके पास एग्जैक्ट आउटपुट दिखा देगा, शो मेथड उसकी वैल्यू जो भी है। लेकिन यही काम स्ट्रक्चर के अंदर नहीं हो सकता कि आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर टाइम पे इनिशियलाइज नहीं कर सकते, उसको वैल्यू नहीं दे सकते। स्ट्रक्चर आपको अलाउ नहीं करता, स्ट्रक्चर आपको अलाउ नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी सिर्फ क्लास को हटा के स्ट्रक्चर लिख दूं तो जाहिर है आपका पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन अभी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट भी करता हूं तो आपको देगा एरर कि आप क्या कर नहीं सकते, डिक्लेरेशन के टाइम पे किसी भी वेरिएबल को वैल्यू नहीं दे सकते। लेकिन हां, अगर आप चाहते हैं उसको रन टाइम पे वैल्यू दें, जब कॉल करते हैं ना तब वैल्यू दें, तो आप दे सकते हैं। कैसे, यहां पे आके ये जो ओबीजे है ना, इसका ओबीजे डॉट ए, फिर उसकी वैल्यू जो भी आप दें तो आप दे सकते हैं। आ रहा समझ? और यहां पे आके इसको एग्जीक्यूट कर दें तो देखें कॉल हो रही वैल्यू। तो रन टाइम पे दे सकते हैं लेकिन हम पहले वैल्यू नहीं दे सकते। क्लियर है? यानी कि आप कॉल करके फिर आप वैल्यू दे सकते हैं, डिक्लेरेशन टाइम पे आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल को। क्लियर? उसके बाद आपकी कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके बाद है। अच्छा, यहां पे ये कह रहा है कि नोट इफ द स्ट्रक्चर कंटेन एनी फील्ड देन वी नीड टू इनिशियलाइज दोस फील्ड्स, कि अगर आपके पास किसी भी स्ट्रक्चर के पास क्या है, फील्ड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। लेकिन उसको एक्सप्लिसिटली, इम्प्लिसिटली नहीं। आ रहा है समझ में? फोर्सली हमें उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, वैसे नहीं कर सकते। Calling the default constructor with the help of new or else if we are not using new for creating the instance we need, मकसद वही काम है जो मैं बता चुका हूं। क्लियर है? उसके बाद यहां पे आपके पास 6th पॉइंट है कि क्लास कैन बी इनहेरिटेड बाय अदर क्लासेस। एक क्लास दूसरे क्लासेस को इनहेरिट कर सकता है, जबकि स्ट्रक्चर कैन नॉट इनहेरिटेड बाय अदर स्ट्रक्चर। आ रहा समझ कि आपके पास इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करते स्ट्रक्चर्स। क्लियर है? चलें करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे आके एक स्ट्रक्चर बना देता हूं, इसका नाम रख देते हैं डेमो ही रख देते हैं। ये है, चले मैं यहां पे आके इसको इनहेरिट करवाता हूं। आपको पता है इनहेरिटेंस हम ऐसे करते हैं, कॉलन लगा के फिर क्या देते हैं, नाम देते हैं जिससे हम करने वाले इनहेरिट। तो आपको क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है कि इंटरफेस लिस्टेड नॉट इज नॉट एन इंटरफेस। आपको एक बात बता दूं कि आपका एक स्ट्रक्चर किसी दूसरे स्ट्रक्चर को इनहेरिट नहीं कर सकता। जैसे क्लासेस करते हैं ना, एक क्लास दूसरे को कर सकता है, लेकिन हां एक लास्ट पॉइंट है इसकी, कौन सी, अ क्लास कैन इंप्लीमेंट एन इंटरफेस। जैसे किसी क्लास को ये आपकी अवेलेबिलिटी है कि वो किसी और इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकता है ना, किसी इंटरफेस के मेथड्स को बॉडी दे सकता है, इंप्लीमेंट कर सकता है कोई क्लास। सेम एज दैट स्ट्रक्चर आल्सो कैन इंप्लीमेंट एन इंटरफेस, कि जो क्लास अगर किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकता है, वैसे ही हमारे पास कोई स्ट्रक्चर किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको स्ट्रक्चर इंटरफेस बना दूं, क्या बना दूं, इंटरफेस, तो अब एरर नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकता है। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए सबके? चले, ये था आपके पास स्ट्रक्चर्स इन C#।